चलो देखो अब समझ लो। चैप्टर का नाम तुम्हें पता है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड हिंदी में क्या पढ़ोगे इसे? रासायनिक आबंध, ठीक है ना। बॉन्ड मतलब आबंध। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये बॉन्ड बनता क्यों है, ठीक है। अगर हम रासायनिक आबंध की बात कर रहे हैं तो ये बनता क्यों है, पहला क्वेश्चन। ये जो रासायनिक आबंध है या जो ये केमिकल बॉन्ड है किसके बीच में बनता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, अगर ये बॉन्ड बन रहा है तो उस बॉन्ड को बनाने में कौन सी फोर्सेज हैं। फोर्सेज का मतलब जो बल लगता है वो कौन से बल हैं जो इस आबंध को या बॉन्ड को बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉन्ड या आबंध की परिभाषा क्या होगी। सिंपल है, दो चीज़ों को जो आपस में जोड़ता हो। बॉन्ड किसे कहते हैं? आपस में दो चीज़ों को जो जोड़ता हो। जैसे कई बार कहते हैं, मान लो दो लड़के हैं या दो लड़कियां हैं जिनकी अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी दोस्ती है, तो हम ये कह देते हैं कि इनके बीच की बॉन्डिंग अच्छी है। ये तो सुना होगा सबने, ये तो कई बार सुना है कि बॉन्डिंग अच्छी है, लेकिन कभी सोचा है कि बॉन्डिंग वर्ड आया बॉन्ड से? और बॉन्ड वो जो केमिस्ट्री का है जिसके बारे में कभी सोचते ही नहीं हो। बॉन्डिंग कहाँ से आया? बॉन्ड से। मतलब दो लोगों के बीच में अगर अच्छी आपस में क्या कहते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, तो हम सिंपली ये वर्ड बोलते हैं ना कि बॉन्डिंग अच्छी है। दैट बॉन्डिंग इज फ्रॉम बॉन्ड। कहाँ से आया? तो बॉन्ड का मतलब हुआ दो चीज़ों के बीच में क्या होना, एक आकर्षण का बल होना। सिंपल है यहाँ पे, जिससे वो दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। उसको हमने क्या नाम दिया? बॉन्ड का नाम दिया, हिंदी में उसे हम आबंध कहते हैं। अब अगर दो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं तो सबको पता है कि दो चीज़ों को जोड़ने के लिए किसी ना किसी, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ ए और बी, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो मैं कहूँगा कि ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है। ऐसे तो दिखाते हो बॉन्ड तुम, 10th क्लास से तुम लोगों ने यही किया है। मीथेन बनाने के लिए अगर मैं तुमसे कहता हूँ, जो 10th क्लास में तुमने पढ़ा था, तुम ऐसे बनाते थे, ठीक है, सबने बनाया ये। तुम लोगों ने वहाँ पर NaCl भी बनाया था, ऐसे लिख देते थे या खाली ऐसे लिख देते थे। तो बॉन्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर Na किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो अब ये से बात है, जुड़ा है ये हमने बोल तो दिया, लेकिन जिससे जुड़ा है वो बॉन्ड है, ठीक है। अब NaCl के साथ जुड़ा है, चलो सही है, लेकिन तुम कभी ये नहीं देखोगे कि हीलियम Cl के साथ जुड़ा है, या हीलियम छोड़ो, हाँ हीलियम Cl के साथ जुड़ा है। या तुम कभी नहीं सुनोगे कि आर्गन जो है वो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, या हाइड्रोजन उल्टा लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है? आर्गन के साथ। ऐसा कभी नहीं, मतलब यहाँ पे कौन आ रहा है? आर्गन। यहाँ पे कौन है? इनके हम कभी बॉन्ड नहीं पढ़ते हैं, हम कभी नहीं पढ़ते हैं हीलियम किसी के साथ जुड़ा है, आर्गन जुड़ा, नियॉन कभी नहीं जुड़ता किसी के साथ में। लेकिन ये सब जुड़ रहे हैं। सोडियम किसके साथ जुड़ रहा है? मतलब सोडियम एक बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ? Cl के साथ, सबको पता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो ये सारे क्वेश्चन पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ना, कि कहीं तो हम कह रहे हैं कि बनता ही नहीं है, मतलब हाइड्रोजन और आर्गन के बीच में बॉन्ड ही नहीं बनता, ठीक है, लेकिन ना हीलियम और क्लोरीन के बीच में बनता है, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बनता है, ठीक है, Na और Cl के बीच में। तो कोई बताएगा तुम में से, आर्गन और क्लोरीन के बीच में या हीलियम और क्लोरीन के बीच में क्यों नहीं बनता है बॉन्ड? बिल्कुल सही, हीलियम, आर्गन, ये सारे के सारे तुम्हारे उत्कृष्ट गैसेज हैं, नोबल गैसेज। पढ़ाया था ना 18वां ग्रुप, जिसमें हीलियम आता है 18 ग्रुप में, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं जो 18th ग्रुप में आते हैं। कौन से ग्रुप में? इनका जो बाहरी कोश होता है वो पूर्णतः भरा होता है, पूरा भरा होता है, और हर कोई इनके जैसा बनना चाहता है, हर कोई। यहीं से आता है अष्टक नियम। अष्टक नियम जो है वो आने के पीछे जो कारण था वो कौन सा ग्रुप था? 18 ग्रुप। कौन सा? कैसे? इसको जरा हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। देखो 18 ग्रुप में कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। रेडॉन की हम बात नहीं करेंगे, बीइंग अ रेडियो एक्टिव,
रेडियो एक्टिव है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 18, 36, फिर 54, फिर 32 ऐड करोगे 86। तो यहीं तक हम बात करते हैं ना। हीलियम, इसका पहला शेल के होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। देखो नियम कौन सा है, अष्टक नियम, जो ये कहता है कि हर एक तत्व, ध्यान से समझो, अष्टक नियम क्या कहता है, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, देखो ऑक्टेट का मतलब बच्चे हमेशा 8 होता है। कितना होता है? 8। तुम जो बार बार एक वर्ड यूज कर रहे थे, ऑक्टेव कर रहे थे, एक्चुअली में ऑक्टेव जो है उसका मतलब भी 8 है, लेकिन वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक म्यूजिकल, बताया था ना सारे गामा पा। तो ऑक्टेव अलग है, ऑक्टेट एक वर्ड है जो जनरली एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है 8। तो ऑक्टेट रूल क्या है, अष्टक नियम क्या है? ये रूल ये कहता है कि हर एक तत्व किसके जैसा बनना चाहेगा? नोबल गैसेस की तरह। किसके जैसे? क्योंकि उनका जो बाहरी कोश होता है वो पूरा भरा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं? 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन उनके पास में पूरे हैं, तो हर कोई उनके जैसा बनना चाहेगा। मतलब या तो अगर किसी के पास में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। इसके 2 तरीके हैं, क्या? किसी से ले लो या किसी को दे दो। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर लेना तो समझ में आता है 8 पूरे करने के लिए, देने वाली बात समझ में नहीं आ रही है, अभी आएगी समझ में। लेकिन ऑक्टेट रूल समझ में आ रहा है कुछ? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट या हर एक एलिमेंट का एटम अपने आउटर शेल में, ध्यान रखो बाहरी कोश मतलब आउटर शेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहता है? 8। इस नियम को हमने नाम दिया। लेकिन ये जो एलिमेंट है कौन सा? हीलियम, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो ये ऑक्टेट अपना पूरा नहीं करता, ये डुप्लेट पूरा करता है। अगेन ये एक्सेप्शन है, ये क्या पूरा करता है? डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन से ही स्टेबल है। ठीक है, सिर्फ इकलौता ये है जिसका क्या पूरा है? डुप्लेट। और ऐसा कौन बनना चाहता है? हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन के पास में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन और अगर मिल जाए उससे तो वो इसके जैसा बन जाएगा। तो सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे कौन कौन से हैं जो ऑक्टेट रूल नहीं मानते? हाइड्रोजन, हीलियम। ये कौन सा रूल मानते हैं? डुप्लेट रूल, क्योंकि इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर ये स्थायी बन जाते हैं। देखो रूल क्यों है? रूल इसलिए है क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे के सारे स्टेबल हैं। क्या है? स्टेबल बोले तो स्थायी, और हर कोई स्थायी बनना चाहता है, स्टेबल बनना चाहता है। हम भी तो ये कहते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे या तुम लोग पढ़ाई करोगे, उसके बाद में एक जॉब होगी, जॉब होने के बाद स्टेबल हो जाएगी लाइफ, यही तो बात होती है। स्टेबल होने का मतलब, इसका मतलब हर कोई क्या होना चाहता है? स्टेबल। इनके पास स्टेबल होने का एक ही तरीका है, क्या? अपना जो आउटर शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लें? 8। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं ना, इनकी रिएक्टिविटी खत्म हो जाती है, ये किसी से फिर इनका लेना देना बंद हो जाता है, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हर एक एलिमेंट इनके जैसा बनना चाहता है, जहां से कौन सा रूल आया है हमारे पास? ऑक्टेट रूल। ऐसे 2 एलिमेंट्स कौन से हैं जो ऑक्टेट रूल ना मान के डुप्लेट रूल मानते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, अब देखो जब केमिकल बॉन्डिंग की स्टार्टिंग हुई, जैसे मैंने तुम लोग को पहले भी एग्जांपल दिया था कि सोडियम क्लोराइड का पहले हम बना के देख लेते हैं। सबको पता है कि सोडियम क्लोराइड कैसा फॉर्म होता है। Na का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का 17, इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो 287, यही तो होता है। 281, यही होगा इसका 287। सब ध्यान से समझो, सोडियम को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। क्या पूरा करना है? और इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं इसके। और कहाँ पर पूरे करने हैं? आउटर शेल में, जो बाहरी कोश होता है, KLM, ये है ना बाहरी कोश, आउटर शेल। ठीक है, क्या बोलोगे इसे? आउटर शेल। इसका आउटर शेल ये है KLM। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके में 7। रूल, इसको भी 8 पूरे करने हैं, इसको भी 8 पूरे करने हैं। अदरा ऊपर वाले को देखो, 1 इलेक्ट्रॉन है 1, और इसे अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो इसे 7 चाहिए। कितने चाहिए? तो इसे 7। और मैंने एक बार तुम लोग को बताया था कि मैक्सिमम कोई किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3। अब ये तुम लोगों को मैंने पहले सिर्फ रटने के लिए कहा था, लेकिन अब तुम खुद समझ भी सकते हो कि सर ऐसा क्यों है। इससे पहले तुम चैप्टर में आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ चुके हो,
आयनाइजेशन एंथैल्पी। और सब ये पढ़ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो और एनर्जी देनी पड़ती है, और तीसरा निकालने के लिए, और तो चौथा निकालने के लिए सोच के देखो कितनी ज़्यादा देनी होगी, और इतनी एनर्जी हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए कोई मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो इसको, तो ये इसके लिए बेटर ये है कि इसे साइबिन तो कोई देगा नहीं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही Na पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन जो निकला है ये कहीं तो जाएगा, ये इसके पास आएगा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ये वो एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस हो जाएगा। ये सबको पता है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करने से प्लस, तो एक पे आ गया प्लस का चार्ज और एक पे, और ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करते हैं आकर्षण होगा, और अट्रैक्ट करते ही दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और यू विल गेट NaCl। ठीक है, तो ये जो मैंने तुम लोग को अट्रैक्टिव फोर्स दिखाया ना, आकर्षण बल, यही क्या है, यही बॉन्ड है, यही बॉन्ड है। तो तुम्हें क्या लगता है कि बॉन्ड हमें कभी दिखाई देता होगा, बिल्कुल भी नहीं। वो तो एक अट्रैक्टिव फोर्स है ना, जैसे तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स भाई, उस फोर्स की वजह से तो हम यहाँ पे खड़े हैं। अगर ग्रेविटी नहीं होती यहाँ पे तो हम सब उड़ रहे होते। जैसे कहाँ पर होता है, स्पेस में, स्पेस में ग्रेविटी नहीं है तो कोई खड़ा ही नहीं हो पाता है। लेकिन क्या तुम लोगों को कभी ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई दिया है? मैं पेन और पेंसिल भी रख दूँ तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। पेन और क्या कहते हैं, इस अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन हमें दिखाई तो नहीं देता है ना। तो ऐसे ही ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो एटम्स को जोड़ रहा है। सही बोला मैंने कि दो एटम्स को जोड़ रहा है, गलत बोला है ना? दो आयंस को जोड़ रहा है। Na प्लस Cl माइनस, नॉट अ एटम, इट इज अ आयन। बोलने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बता रहा हूँ कि H और Cl जोड़ रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है, तब मैं कह सकता हूँ कि दो एटम्स के बीच में। लेकिन अगर चार्ज आ गया तो मतलब आयंस के बीच में। चलो फोर्थ पीरियड में कंटिन्यू करते हैं क्लास। और जितना मैंने अभी बताया है ये भी पूछूंगा। ये यही तो एंगल लेंगे, या ये। तो अभी 10th क्लास में जो हमें पढ़ाया गया था उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे ही बनाते थे, और एंगल निकल कर आता था कितना, 90 डिग्री। लेकिन एक्चुअली में तुम अब पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर ये फिक्स होते हैं। और CH4 में जो एंगल होता है ये वाला, ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट। है कुछ अजीब सा, है ना? 109 डिग्री 28 मिनट, ये सबको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। जो मैथ्स वाले हैं उनको तो पता ही होगा। ये जो एंगल्स होती हैं, ये रेडियन, मिनट, डिग्री, इन सब में मेजर होती हैं। तुम्हारे लिए ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो बायो वाले बच्चे हैं वो इतना समझ सकते हैं कि ये तो सब नहीं पढ़ा होगा ना कि एंगल्स होते हैं 50 डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आता है मिनट, तो मिनट्स भी होते हैं, एंगल को मिनट में भी नापते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है CH और H के बीच का, वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। मुझे 3 पेन दे दो, एक और दे दो। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर तुम लोग को जरा आगे हम डिटेल में समझेंगे, अभी थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ कि इसमें जो चैप्टर का आगे नाम है ना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका क्या मतलब है। ये होता है मीथेन का स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर कार्बन, बिल्कुल सेंटर में कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ये नाप लो, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कितना एंगल होगा, 109। लग रहा है ना? और इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं? अब इस चीज को अगर मैं बोर्ड पे बनाना स्टार्ट करूं, ठीक है, तो बिल्कुल मैं 109 डिग्री नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन फिर भी हम कुछ इस तरीके से बना के दिखाते हैं बच्चों को। ये होता है मीथेन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको तुम ऐसे बना दिया करते थे। कौन सी क्लास तक, 10th तक। गलत भी नहीं था, 10th क्लास के बच्चे को हम ये सब समझाते भी नहीं है कि एंगल कितना होता है। लेकिन अब तुम कहाँ पर आ गए हो, 11th में, डिटेल में समझना हर एक चीज को, ठीक है। तो अब तक हमारा काम चल जाता था कि हाँ मॉलिक्यूल है, इसका फॉर्मूला ही है, बट अब हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं, वो देखने में कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है। बात समझ में आ गया?
अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो, NH3। ठीक है, तो अगर मैं किसी बच्चे से कहूँ कि NH3 बनाओ, तो जिसे डिटेल में नहीं पता कि इनका कोई स्ट्रक्चर भी होता है, तो वो कह देगा सर ये है अमोनिया। ठीक है, फिर से एंगल कितना दिख रहा है हमें, 90 का, लेकिन अमोनिया का फिर से स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसे पिरामिडल कहते हैं। क्या शेप कहते हैं, यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। पिरामिडल वर्ड है पिरामिड से, पिरामिड सुना है ना। ठीक है, तो वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर वो तो खैर मैं वैसे बनाता हूँ, वाटर का स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो ऐसे भी तो बना सकता है, या किसी को नहीं पता तो ऐसे बना के दिखा देगा सर ये है। जिसे नहीं पता स्ट्रक्चर तो वो ये बना देगा, क्योंकि उसे तो क्या दिखाना है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन। भाई है तो ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं और यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं, लेकिन करेक्ट ये है, करेक्ट। तो सबसे बड़ा सवाल सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा करेक्ट है, और हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे बनाना है। तो यही इस चैप्टर की खास बात है कि तुम्हें सब कुछ पता चलेगा, तुम्हें ये भी याद हो जाएगा कि किस मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर होगा, कितना एंगल होगा। ठीक है, ये सब हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल वापस अपने कौन से टॉपिक पे आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पे। ठीक है, स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है ये हमारा आगे आएगा। देखो जब ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होगा, अगर तुमने घर पे जाके हर एक चीज को सही से रीड किया और सही से पढ़ा, तो इतना मैं श्योर कर सकता हूँ कि तुम्हें इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये चैप्टर एग्जाम में तुम्हारे हाफ ईयरली में कम से कम 30 नंबर का होगा। पूरा पेपर कितने नंबर का है, 70, एंड 30 मार्क्स का चैप्टर ये होगा। हो गए पास, हो गए नहीं हो गए। थोड़ा बहुत इससे पहले वाले चैप्टर को कर लेना, थोड़ा बहुत इससे पहले वाले को, एटॉमिक स्ट्रक्चर को करोगे तुम सब सही से। बस मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है इस चैप्टर की। हम बात कर रहे थे केमिकल बॉन्ड की, और हमने वहां पे देखा था कि एक रूल होता है जो डिसाइड करता है सब कुछ, क्या, ऑक्टेट रूल, जिसके अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट अपने आउटर शेल में, कहाँ पर, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता है, और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है। ठीक है, लूज करता है या गेन करता है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन अगर कोई गेन करेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा, लूज करेगा तो। मैंने तुमसे कहा है कि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा, लेकिन कहीं पर हालात ऐसे भी तो हो सकते हैं किसी एलिमेंट के साथ या किसी एटम के साथ, ऐसी भी तो कंडीशन आ सकती है कि ना तो वो लूज कर पाए और ना गेन। हो सकता है, नहीं हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो है। तो मुझे किसी ऐसे एलिमेंट का बच्चे आप एग्जांपल दो जहां पर उस एलिमेंट के लिए ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल हो और ना गेन करना। नहीं, हीलियम आर्गन को छोड़ो बेचारों को, ठीक है, वो है HCF2। मैंने एक एलिमेंट का एग्जांपल पूछा है, तो इसमें तो 2 एलिमेंट आ गए ना। मेरा क्वेश्चन क्या है, जैसे सोडियम है, पहले क्वेश्चन फिर से समझो। सोडियम के बारे में अब तक तुम्हें समझ में आ चुका है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि उसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। क्लोरीन गेन करेगा, कैसे पता चला, उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि कोई ऐसा एलिमेंट बताओ जो ना इलेक्ट्रॉन लूज कर सके ना गेन कर सके। हाइड्रोजन। चलो हाइड्रोजन का सही है बात, हाइड्रोजन के लिए ना इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल है ना गेन करना। क्यों, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करता होगा, भाई उसे भी तो अपना डुप्लेट पूरा करना है ना। ऑक्टेट भले ही पूरा ना करना हो, हाइड्रोजन को कितने पूरे करने हैं, 2, और होते 1 हैं, तो कुछ तो करेगा। चलो इसको भी थोड़ा सा साइड में रखते हैं। इसके अलावा कोई और एलिमेंट हाइड्रोजन के अलावा जो ना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है, कार्बन। कौन, फ्लोरीन। बच्चे फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आराम से गेन करेगा वो, और वो तो गेन सबसे तेजी से करता है। ठीक है, वो तो हमेशा तैयार है, उसे कोई भी इलेक्ट्रॉन दे दे। अभी हमने पढ़ा था ना इससे पहले चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, उसके बाद फ्लोरीन की ही होती है। कार्बन एग्जाम्पल है, कौन है, क्यों है कार्बन एग्जाम्पल, कोई बताएगा। हाँ, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सेकंड में 4। अब जरा इसके बारे में सोचो, इसे भी तो अपना ऑक्टेट पूरा करना है, और
कंडीशन ये है कि कोई किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसे कितने चाहिए? अब अगर ये सोचे कि मैं अपने 4 निकाल दूं तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 निकलते ही कहाँ हैं। तो फिर इसके पास अब ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? भाई अगर हर किसी को स्टेबल होना है ऑक्टेट कंप्लीट करके, तो कुछ तो ऐसे एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते थे और गेन कर सकते थे। अब उनके बारे में भी तो सोचो, जो ना लूज कर सकते हैं ना, मतलब उनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो उनके साथ तो दिक्कत है ना। और उनकी इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए एक नया टाइप का बॉन्ड बनेगा जहां पे साझेदारी होगी, जहां पे कोई किसी को लेगा देगा नहीं। ठीक है, लेने और देने का मतलब है किसी ने इलेक्ट्रॉन पूरा किसी को डोनेट कर दिया, लूज कर दिया और दूसरे ने उसे पूरा ले लिया। ठीक है, लेकिन जहां पे दो एलिमेंट्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए। क्या हो जाए? शेयरिंग का मतलब साझेदारी। भाई वो अब दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन इसके पास आ गया जिसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये डॉट डॉट से दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अभी मैं तुम्हें समझाने वाला हूं थोड़ी देर बाद, इसे कहते हैं बच्चे लीविस डॉट स्ट्रक्चर। लीविस डॉट स्ट्रक्चर। लीविस एक साइंटिस्ट थे, लुइस बोलते हैं इन्हें हिंदी में। इन्होंने एक तरीका बताया था कि किसी भी परमाणु को लिखो और उसके बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे बिंदु से दिखा दो। किससे? तो इसे लीविस डॉट स्ट्रक्चर कहेंगे या लीविस बिंदु संरचना। सिंपल है ना। देखो क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर शेल में 7। तुमने 7 डॉट्स बना दिए, डॉट को ही तो बिंदु कहते हो। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 डॉट बना दिया। ये तुम लोगों ने 10th में भी पढ़ा है। ठीक है, ध्यान रखना है 10th में पढ़ा, कोई नई चीज नहीं है, बस नाम इनका मैं अब यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ। अब इससे देखो क्या होगा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में सबको दिख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। करने कितने हैं इसे? ठीक है, 8 पूरे करने हैं। हाइड्रोजन के तुम्हें दिख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर ले, शेयर करने का मतलब ये है कि अब जो तुम्हें इस पूरे सर्किल में या जो इसमें दिख रहे हैं ना रेड वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के माने जाएंगे। मतलब ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन अब किसका माना जाएगा? तो क्लोरीन वाला भी किसका माना जाएगा? और इस तरीके से फायदा क्या हुआ देखो। अब यहां से यहां तक हाइड्रोजन के कितने हो गए पूरे? 8 हो गया ऑक्टेट पूरा। सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ना, एक इलेक्ट्रॉन की, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होगी तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बनेगा इसे हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड हिंदी में सहसंयोजक आवेश। तो ये दिक्कत समझ में, ऐसा बॉन्ड क्यों बना? क्योंकि इनके पास में ना तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से देने की पॉसिबिलिटी थी और ना पूरी तरह से लेने की, लेकिन स्टेबल तो इन्हें भी होना था। तो इन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया साझेदारी करने का। ऐसे ही तुम्हें अगर 2 क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाना हो तो फिर से अब दोनों के बीच में ऐसा होता है ना, क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन के बीच में ही बनता है। तो इसके पास फिर से कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। इसके पास भी तो 7 है ना, और दोनों को करने कितने हैं? 8। तो सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। अभी दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के माने जाने लगे, इसके भी 8 पूरे हो गए, बन गया। कितना बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में? एक ही बॉन्ड बनेगा, सिंगल। तो अभी भी तुम क्लोरीन को क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड से दिखाओगे। ये भी कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 6। ठीक है, बना लो पहले 6। देखो बनाने से बहुत फायदा होता है। ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर से फायदा क्या होता है, हमें समझ में आ जाता है कि इसे अब शेयरिंग कितनी बार करनी है। हाँ, अगर इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमें पता है कि करने 8 पूरे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से काम नहीं चलेगा। पहले करेगा 1 की, पहले एक बार में 1 की शेयरिंग होगी। दोनों के 7 पूरे हो गए, बट करने कितने? 8। तो एक बार और शेयरिंग करेगा। अब देखो ये वाला पूरा अलग कलर से दिखाते हैं इसे। ये पूरा यहां से यहां तक 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए, और ऐसे ही यहां से यहां तक इसके भी कितना हो गए। लेकिन यहाँ पे शेयरिंग कितनी बार हुई है?
तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। कितना? सिंगल बॉन्ड नहीं होता है। तो दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, दैट डिपेंड्स कि उन्हें कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। नाइट्रोजन का एग्जांपल देखो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स 5, तो आप 5 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे। ये तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम सिर्फ आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। अब दोनों के पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, करने 8 हैं, एक बार शेयरिंग करवाओगे, ठीक है। एक बार शेयरिंग हो गई, कितना हो गया? 6 दोनों पे, फिर एक बार और 7 हो गए, फिर एक बार और, अब हो गए 8। इसके भी 8 पूरे और इसके भी 8 पूरे, और इस तरीके से टोटल बॉन्ड कितना बना। बट अब एक चीज यहीं पे समझाता हूं मैं तुम लोग को। बॉन्ड बनाने के बाद बॉन्ड बन गए, जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होनी थी हो गई, 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। दोनों के पास में अभी भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं ना, कितने कितने? बढ़िया, उनको भी दिखा देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं इनको भी एक नाम दिया जाता है, और इनको नाम दिया जाता है लोन पेयर। लोन, LONE, लोन पेयर। पेयर का मतलब युग्म, लोन की अभी हिंदी याद नहीं आ रही है मुझे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बच गए, और जो जिन्होंने बॉन्ड बना लिए उन्हें कहते हैं बॉन्ड पेयर। तो दो वर्ड आएंगे यहाँ से, एक बॉन्ड पेयर, बॉन्ड वाला जोड़ा, और एक लोन पेयर। लोन पेयर वो जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बना रहे, वो कह सकते हो एक्स्ट्रा थे, और जो बॉन्ड बना चुके हैं वो बॉन्ड पेयर। इतना समझ में आ गया? नोट कर लो यहाँ से कुछ चीजें, ये फिर आप डिटेल में चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये जो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक चीज समझ लो, वो तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे, इसलिए इसने 3 बार शेयरिंग किया। ऐसा ही काम इसके नीचे वाला भी एलिमेंट करेगा ना, मतलब फास्फोरस। ये भी समझ लो कि जनरली एक ग्रुप का एलिमेंट जैसा काम करता है ना, वैसा ही काम उस ग्रुप के सारे करते हैं, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन होता है। इसका मैं एक जैसे एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें। जैसे ऑक्सीजन का है, तुमने देखा कि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6। तो इसके नीचे, ऑक्सीजन के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है? सल्फर। अभी तुम्हें याद नहीं हुए होंगे, मैं बता रहा हूँ। ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है? सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। उसके आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6, 2, 8, 6। उसे भी इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए? तो वो भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। लेकिन तुम आगे पढ़ोगे कि सल्फर मतलब अपनी बॉन्डिंग को एक्सटेंड करके 6 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? जबकि देखा जाए तो जो रूल है ऑक्टेट रूल, उसके हिसाब से कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 2। आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, करने कितने हैं? 8। तो 2 ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने ही बॉन्ड बनाएगा। बट मैं क्या कह रहा हूँ, सल्फर 2 बॉन्ड तो बनाता ही है, लेकिन सल्फर अपनी बॉन्डिंग को बढ़ाकर कितने बॉन्ड बना सकता है? 6। तो वो सब ऐसा क्यों होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें, देखो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे पूरे दिमाग को ना चेक करने वाला है ये चैप्टर। यहाँ पे तुम देखोगे कि ऊपर वाला एलिमेंट जैसा काम कर रहा है, नीचे वाला भी वैसा काम करेगा, लेकिन नीचे वाला फिर कुछ और भी काम करने लगेगा, और वो जो कुछ और काम करेगा उसके रीजन होंगे। जैसे मैंने तुमसे कहा कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। सल्फर भी कितने बना रहा है? बट इसके अलावा ये 4 भी बॉन्ड बनाएगा और 6 बॉन्ड भी बनाएगा। तो ये 4 और 6 क्यों बनाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा इसके पास, किससे? ऑक्सीजन से। और ये बात आएगी हाइब्रिडाइजेशन की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संकरण। हाइब्रिडाइजेशन पूरी केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी केमिस्ट्री में अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कुछ पढ़ेंगे तो वो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हिंदी में क्या पढ़ोगे आप? संकरण। ठीक है, तो यहाँ से ये सब चीजें पता चलने स्टार्ट हो जाती हैं कि किसी की ज्योमेट्री कैसी होती है, किसी का शेप कैसा होता है। जैसा भी मैंने तुमसे कहा ना, मीथेन का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल बनाया, एंगल कितना बताया? 109 डिग्री 28 मिनट। ये सब कहाँ से पता चलेगा हमें? हाइब्रिडाइजेशन से। नोट कर लो।
डोबनेव, उसके बाद ऑक्टेव, हाँ न्यूलैंड, उसके बाद में मेंडलेव, फिर नील बोर और हेनरी मोज़ले। यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत किसी एक मतलब जिसने की होगी एंड तक उन्हीं का नाम चल रहा होगा। स्टार्टिंग में जिसने भी काम किया होगा कुछ सालों बाद किसी और साइंटिस्ट ने आके उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया होगा, चेंज किया होगा, फिर और किसी ने किया होगा। आज आते आते हमारे पास इतनी टेक्निक है कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं, एंगल आराम से पता कर सकते हैं। तो शुरुआत किसने किया था इन सब के लिए? उनका नाम है कॉसेल, कॉसेल एंड लेविस। ये दोनों, ज़्यादा डिटेल में इन्होंने कुछ नहीं बताया था। 1917 की आई थिंक बात है, मतलब कम से कम देखा जाए तो 100 साल पुरानी बात है। उस समय टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं था, समझ रहे हो। उस समय इन लोगों ने सबसे पहले बात स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग समझाने की, कि देखो ये तो सबको समझ में आ गया था कि यौगिक बनते हैं, भाई जल है, जल हमने तो बनाया नहीं है ना वाटर को, वाटर तो पहले से ही हमें मिला हुआ है। वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। तो शुरुआत तो हो गई थी कि भाई बॉन्ड्स तो बनते हैं, कुछ चीजें तो हैं, मतलब कुछ तो ऐसा है जो एटम्स को आपस में क्या करता है, जोड़ कर रखता है, ठीक है। तो चलो उसको अगर किसी ने नाम दे दिया कि ये बॉन्ड है, तो फिर अब समझाना भी तो होगा ना कि ये बॉन्ड क्यों बनता है, ये बॉन्ड कैसे बनता है। तो इसकी सबसे पहली स्टार्टिंग किसने की थी? इन्होंने ही सबसे पहले ये ऑक्टेट का रूल दिया था, ठीक है। इन्होंने कहा कि जैसे आपके नोबल एलिमेंट्स होते हैं, कौन से नोबल एलिमेंट या नोबल गैसेस भी कहते हैं हम, क्योंकि वो सारे के सारे गैस हैं, ठीक है। कौन कौन? अब तो याद हो गया होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। क्योंकि इनके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हर एक एलिमेंट इनके जैसा बनना चाहता है और इसीलिए वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। हर एक एलिमेंट ये चाहेगा कि उसके सराउंडिंग में, मतलब उसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, ध्यान से समझना इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि उसका जो भी न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं? 8। सराउंडिंग का मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि कई एलिमेंट तो ऐसे होते हैं ना जिनके पास वाले नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके पास वाले में 8 होंगे, लेकिन हो सकता है बाहर वाले में किसी के अगर 8 पूरे ना हो तब भी वो करने कितने चाहेगा। और फिर इन्होंने इसके बाद में क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर दिया लेविस ने, जिसे क्या नाम दिया गया? लेविस-स्टॉट स्ट्रक्चर। क्या नाम दिया गया? लेविस-स्टॉट स्ट्रक्चर। बट इनका जो ये कॉन्सेप्ट था ना, ये बहुत ही सिंपल था। कैसा था? मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को तो आप समझा सकते हो, लेकिन अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, जैसे मैं इससे तुम्हें समझा दूंगा हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनता है, हाइड्रोजन का मैं एक इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा डॉट करके क्लोरीन के साथ, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे समझाना हो सोडियम सल्फेट, ठीक है, मुझे समझाना हो कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल FeSO4, एल्युमिनियम क्लोराइड, चलिए एल्युमिनियम क्लोराइड समझ में आ जाएगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे उन पे इनकी जो थ्योरी थी ये काम नहीं करती थी। यही कह सकते हो कि ये थ्योरी बहुत ज्यादा ही क्या थे, सिंपल थी। बट कहीं ना कहीं स्टार्टिंग तो हो चुकी थी ना, किसी ने पहला स्टेप तो लिया समझाने का, इससे पहले तो कोई कुछ समझा ही नहीं रहा था। तो सबसे पहला अगर तुमसे कोई पूछा जाए कि केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने का काम किसका था, तो कॉसेल एंड लेविस का, ठीक है। इन लोगों ने ही ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था ऑक्टेट रूल का, कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स करना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। फिर लेविस ने ये कॉन्सेप्ट दिया लेविस-स्टॉट स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जब हम किसी एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे ऑक्सीजन है तो उसका तुमने सिंबल बना दिया, और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने? तो 6 दिखा दोगे तो कहोगे कि ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे चलने के बाद में इसमें एक साइंटिस्ट आया लैंगमूर, ठीक है, उन्होंने और थोड़े से इम्प्रूवमेंट किए। इस तरीके से आते आते काफी इम्प्रूवमेंट्स हुए इसमें। लेकिन अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, कि जो बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास, जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, वो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं बताओ। हाँ, अभी के लिए तुम कह सकते हो कि केमिकल बॉन्ड हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? 3। और अब हमें चैप्टर को यहीं से मेनली डिटेल में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड।
बॉन्ड नहीं बोलोगे, पूरा केमिकल बॉन्ड बोलोगे, ठीक है। फर्स्ट कौन सा पढ़े बताओ, आयनिक पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड, आयनिक, इसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, क्या पढ़ोगे, कोवैलेंट बॉन्ड। एंड थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नेम है डेटिव बॉन्ड, ठीक है। देखो ये सब तो तुम लोग जानते हो, आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड, उसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और आते हैं, प्लस माइनस चार्ज वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए आयनिक नाम भी दिया। आयनिक क्यों नाम दिया, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या बनते हैं, आयंस। जैसे NaCl जब बनता है तो पहले Na+ बनता है ना, Cl- बनता है, तो पहले आयंस ही तो बनते हैं, उसके बाद वो आयंस आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट अभी समझ लिया तुम लोगों ने, जहां पर इलेक्ट्रॉन के लूज करने की और गेन करने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी वहां पे शेयरिंग होगा, शेयरिंग होने से कौन सा बॉन्ड बनेगा। अब ये है जिसे हम एंड में पढ़ेंगे एक्चुअली में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। इसका पूरा चैप्टर है 12th क्लास में। उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या कहते हैं, तो पूरा चैप्टर है जिसमें कि ये वाला बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें थोड़ा सा मैं अभी तुम्हें आइडिया देता हूँ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है या थोड़ा अलग कैसे होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, डेटिव बॉन्ड। देखो मैं कह रहा हूं कि ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होनी है। चलो ए के पास में ऐसे मान लो कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ए एक ऐसा एटम है जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन, वैसे हमारे पास ऐसा कोई एटम है नहीं आज तक जिसके पास भी एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, ऐसा कोई आयन हो सकता है, कौन, H+। H के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रल कंडीशन में एक, और प्लस चार्ज लगा दिया तो कितने बचे, 0। इसका मतलब H+ जो है ये कैसा है, एक ऐसा आयन जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन भी। अब अगर इस H+ आयन को किसी के साथ बॉन्ड बनाना है तो दिक्कत हो जाएगी, होगी नहीं होगी। बॉन्ड में कह रहा हूं कोवैलेंट बनना है, कैसा बनना है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड का रूल तो ये कहता है ना कि भाई दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी है। अगर दो को जुड़ना है तो दोनों का अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लाना होगा, इस पे कुछ है ही नहीं। अगर मान लो इसको वाटर के साथ जुड़ना है, किसके साथ, वाटर के साथ, कभी H आयन जोड़ते हुए देखा है तुमने, 10th क्लास में देखा है, और कई बार तुमने जोड़ के भी देखा है। वहां पे तुमने 10th क्लास में एक आयन कई बार लिखा होगा H3O+। चैप्टर का नाम भी बताता हूं, एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षार लवण। वहां पर H अम्ल को जब भी हम वाटर में डालते हैं ना एसिड को, तो H3O+ बनता है, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, यह हाइड्रोनियम आयन इस वाले बॉन्ड की मदद से ही बनता है, जिस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थोड़ा सा समझाता हूं कैसे, तब डिटेल में समझाऊंगा, वरना तुम्हें दिमाग में रहेगा कि ये है क्या अलग सा। तो देखो वाटर का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में इस समय तुम में से कोई बता सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा हूं जो अभी 1 मिनट पहले बताया था, 4। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबको दिख रहा है कि 2 बॉन्ड बना रखे इसने, तो 2 बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए होंगे, अभी बचे कितने, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे ऐसे दिखा दो, जिसे हम बोलते हैं लोन पेयर। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ऐसे समझ लो कि एक्स्ट्रा है इसके पास में, इसने ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। ध्यान से देखो, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन ये किसके साथ शेयर कर रहा है, क्या इसमें H का एक भी इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं बॉन्ड तुम्हें बना के ऐसा दिखा भी दूं, अब O के साथ कितने H जुड़ गए, अरे 3, 2 तो भाई पहले से ही थे, और इस पे अब चार्ज आ जाएगा प्लस का, जो इसका प्लस चार्ज था वो ऑक्सीजन ने अपने ऊपर ले लिया। अब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहा है जो इसने ऊपर से इसके साथ जोड़ा है, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसके हैं, नहीं भाई, एक हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन के, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का एक,
बट ये दोनों किसके, ऑक्सीजन। ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं बच्चे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि होता तो है कोवैलेंट जैसा ही, लेकिन उसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ही एटम के होते हैं। बात समझ में आ गया? दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ही एटम के होंगे, शेयरिंग होगी लेकिन दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा, दूसरे को सिर्फ लेना होगा। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। तो कोवैलेंट में और कोऑर्डिनेट में कुछ अंतर तो समझ में आया होगा ना भाई। कोवैलेंट में दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स होने ही होने चाहिए। लेकिन कोऑर्डिनेट में कोई एक ही एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ दूसरे के साथ साझेदारी कर लेगा। डिफरेंस समझ में आया? बाकी डिटेल में जब तुम इसे पढ़ोगे, और भी एग्जांपल्स में कराऊंगा वहां पे, हाइड्रोनियम के अलावा एक एग्जांपल में कराऊंगा अमोनियम आयन का, फिर और भी एग्जांपल्स करेंगे तो और डिटेल में तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट। आयनिक में पहले आयंस बनेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होंगे। कोवैलेंट में इलेक्ट्रॉन की सिर्फ शेयरिंग होगी। कोऑर्डिनेट में भी यही होगा, लेकिन एक ही एटम किसी दूसरे के साथ दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो अब हम जरा इसकी बात करने जा रहे हैं, किसकी? आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में होता है उन कंपाउंड को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। ऑब्वियस सी बात है ना, एक यौगिक यहाँ पे मैं रख दूं और मैं तुमसे कहूं कि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है, तो उसको तुम बोलोगे क्या? तुम कहोगे ये आयनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड हो, तो उस कंपाउंड को क्या बोलोगे? कोवैलेंट कंपाउंड। समझ में आ गया? इनकी हम अलग से बात करेंगे। तो दो टाइप के कंपाउंड्स भी होते हैं, कंपाउंड मतलब यौगिक, ठीक है। तो दो टाइप के कंपाउंड्स हो गए, कौन कौन से? आयनिक, कोवैलेंट। आयनिक वो जिसमें आयनिक बॉन्ड होगा, कोवैलेंट वो जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा। सोडियम क्लोराइड, बताओ ये एक आयनिक कंपाउंड है या कोवैलेंट कंपाउंड है? आयनिक। बहुत बढ़िया, क्योंकि सोडियम प्लस Cl माइनस आयन बनते हैं पहले। वाटर H2O, ये एक आयनिक कंपाउंड है या कोवैलेंट? कोवैलेंट। H और O के बीच में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, हम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड, आयनिक, कोवैलेंट? हाइड्रोजन क्लोराइड कोवैलेंट। आप खुद सोचो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे पाता है क्या किसी को? नहीं। वही तो एग्जांपल लिया था तुम्हें समझाने का। H का एक इलेक्ट्रॉन और Cl का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, तो वो भी कैसा है? कोवैलेंट। ग्लूकोज जो तुम यूज करते हो, खाते हैं हम, या जो चीनी हम घर में यूज करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ग्लूकोज क्या है? आयनिक कंपाउंड या कोवैलेंट? कोवैलेंट। याद रखना, कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि कार्बन के साथ कौन अटैच होगा? हाइड्रोजन, वो सब कोवैलेंट। कार्बन के तो कंपाउंड ही कोवैलेंट होंगे ना सारे भाई। कार्बन की वजह से तो एक तरह से मैंने तुम लोगों से समझाना स्टार्ट किया तो किसका एग्जांपल लिया? कार्बन का। मैंने कहा कार्बन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ना तो ये बेचारा लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है, तभी तो यहाँ से बात आई साझेदारी की। तो कार्बन का तो तुम्हें कोई भी कंपाउंड दिख जाए कोवैलेंट, बट हर जगह ऐसा मत करना, कुछ ऐसे भी हैं जो आयनिक हैं बट उनकी थोड़ी कहानी अलग चलती है। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड है HCN, तो थोड़ा बहुत आयनिक नेचर भी होता है, लेकिन 99% कार्बन का कोई भी कंपाउंड लोगे कैसा होगा वो? बाकी तुम देखोगे भी कि आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं। जैसे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वहां पे हम देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड के बनने की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। कितना टाइम है? 2 मिनट है, काफी है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, मैंने कहा तुमसे कि आयनिक कंपाउंड को बनने के लिए पहले आयंस बनने होंगे। आयंस कौन से? प्लस और माइनस के। प्लस वाले आयन को आप क्या कहते हो? कैटायन। और माइनस वाले को? बढ़िया, प्लस वाले को कैटायन, माइनस वाले को। कैटायन बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तभी तो जल्दी कैटायन बनेगा। मान लो 2 एलिमेंट है A और B, एक को मैं एनर्जी दिए जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा उसका, और एक दूसरा एलिमेंट है थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसने, तो कौन आयनिक बॉन्ड जल्दी बनाएगा? दूसरा वाला। तो पहले वाला तो इलेक्ट्रॉन निकालने को तैयार ही नहीं है, एनर्जी हम उसे दे रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब उसकी बहुत हाई है। कैसी है? तो ऐसा एलिमेंट जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, या ऐसा एलिमेंट जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी? लो होगी। आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी, दैट मीन्स वो इजिली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और हमें ऐसा ही तो चाहिए, जो जल्दी कैटायन में कन्वर्ट हो ना, जो जल्दी प्लस आयन में कन्वर्ट हो। तो पहला पॉइंट समझ में आया।
कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरे एलिमेंट को ध्यान से सोचो, जिसको इलेक्ट्रॉन लेना है। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सब पढ़े हुए हैं हमने पहले चैप्टर में। तो एक ऐसा एलिमेंट जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लेगा और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निकालेगा, वही तो जल्दी माइनस में कन्वर्ट होगा। जैसे हमने फ्लोरीन और क्लोरीन का एग्जांपल पढ़ा था, क्लोरीन। तो एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, और एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब आयनाइजेशन नहीं, आयनाइजेशन की बात हो गई, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है उसकी एनर्जी को तुम क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो हाई होनी चाहिए। हाई कैसी, माइनस में निकलनी चाहिए ना, और निकलने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं, माइनस की। तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी, और एक ऐसा होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होगी, निगेटिव में। अगर ऐसा है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कंफर्म। और सोडियम के साथ यही होता है, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। उसका इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो आसानी से कौन ले लेता है, क्लोरीन। ठीक है, तो इसीलिए क्या बनाते हैं। अब एक और एग्जांपल देखो, सोडियम है और सीजियम है, दो एलिमेंट, एक सोडियम और एक सीजियम, एक ही फैमिली के है ना, ये एक ही परिवार के। सबसे नीचे वाला है सीजियम। मुझे बताओ, दोनों के सामने मैंने क्लोरीन रख दिया, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन तब लेगा ना जब ये दोनों देंगे। सोडियम और सीजियम में से कौन ज्यादा अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाएगा, सीजियम। क्यों, साइज बड़ा है, जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलता है, समझाया था। तो आयनिक बॉन्ड भी अगर देखा जाए तो ये नहीं है कि सबके एक जैसे बनेंगे, जल्दी आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा, सीजियम। सोडियम के नीचे आता पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम से जल्दी बना लेगा। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। चलो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।